प्यारे विद्यार्थियों, जैव प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले वाली क्लास में अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अपने पढ़ा था प्राकृतिक रूप से जीवाणु से प्राप्त किया जाने वाला एंजाइम है। अतः इसे प्राकृतिक एंजाइम भी कहा है, उसके बारे में और अपने शुरू से बेटा पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण पढ़ा है। उसके बाद अपने बेटा दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण दिया था, कैसे नाम देते उसका। फिर दो अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में बताया था कि सबसे कॉमन जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो EcoR फर्स्ट, और सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हिंड सेकंड है, जिसको कौन से जीवाणु से पृथक किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। उसके बाद बेटा अपने इसी को आगे बढ़ाते हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा डीएनए में उपस्थित विशिष्ट स्थल, जिसे पैलिंड्रोमिक रीजन कहते हैं, उसको मध्य से ठीक साइड में वो काटता है। ये पढ़ लिया अपने। इसके बाद बेटा डीएनए खंडों को अलग अलग करने के लिए अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी हमने पढ़ लिया है, इसको पूरा पढ़ लिया बेटा अपने। इसके बाद हम नए टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। डीएनए पुनर्योगज तकनीक के टूल्स पढ़ रहे हैं अपन। डीएनए पुनर्योगज तकनीक के टूल्स में अपने एक टूल्स कंप्लीट किया है, ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक के औजार या टूल्स, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अपने पढ़ लिया है, और इसी के साथ अपने अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ा है। अब बेटा दूसरा है बेटा वेक्टर डीएनए और डीएनए लाइगेज, ये दो पढ़ेंगे। पहले अपन डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए खंडों को, डीएनए खंड या ऐसे डीएनए जिनके चिपचिपे सिरे प्राप्त हो रखे हैं, उन चिपचिपे सिरों को डीएनए लाइगेज एंजाइम आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। अभी पढ़ेंगे अपन डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज देखिए, अब अपने पढ़ा था बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डीएनए के खंड को क्या करता है, तोड़ता है। ये बेटा है बाह्य डीएनए या इच्छित डीएनए, ये अपने लिया बेटा वाहक डीएनए। ये वाहक डीएनए दोनों की बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से अभिक्रिया करवाई, इनके साथ इनको रखा, तो बेटा इसके अपने को क्या प्राप्त हुआ, डीएनए के अनेक खंड प्राप्त हुए। उन अनेक खंडों से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इच्छित डीएनए खंड चयन किया, टारगेट जीन या टारगेट डीएनए खंड का चयन किया। और ये जो है बेटा ये अपने पास है बेटा एक वाहक डीएनए है, जिसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा विशिष्ट स्थल पर काटा गया। अब बेटा दोनों खंडों को, दोनों के जो चिपचिपे सिरे हैं, इनको बेटा एक एंजाइम डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम इनको क्या करेगा, जोड़ेगा, और किसका निर्माण होगा, डीएनए बनेगा। इस डीएनए को कहते हैं बेटा पुनर्योगज डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए में डीएनए लाइगेज का योगदान क्या है, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, चिपचिपो सिरो युक्त डीएनए को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज। तो ये दूसरा टूल था डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक का। दूसरा जो औजार था बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के चिपचिपे सिरे को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब इसके बाद अपन बनेंगे बेटा क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक या वेक्टर डीएनए भी कह सकते हैं इसको। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा जो टूल्स है क्लोनिंग वाहक, वेक्टर डीएनए। देखिए क्लोनिंग वाहक जो है, पहले भी मैंने बताया था बेटा, क्लोनिंग वाहक का जो है ये क्या कार्य करता है, इसको क्यों यूज करते हैं, पहले भी मैंने बेटा अपने डीएनए पुनर्योगज तकनीक का
आलेखीय आरेखीय निरूपण पढ़ा, आरेख में प्रदर्शन पढ़ा, तब भी मैंने बताया था ये बेटा क्या है, टारगेट जीन है। इस टारगेट जीन की जीन क्लोनिंग करनी है, तो टारगेट जीन की जीन क्लोनिंग करने के लिए टारगेट जीन को क्या करना पड़ेगा, प्रतिलिपिकरण करनी पड़ेगी। तो प्रतिलिपिकरण के लिए बेटा ओराइसाइट की आवश्यकता होती है, और ओराइसाइट इनमें नहीं होते हैं, ओराइसाइट इनमें उपस्थित नहीं होते। तो ओराइसाइट नहीं होने के कारण इस टारगेट जीन की प्रतियां बनाने के लिए, टारगेट जीन की कॉपीज बनाने के लिए इस टारगेट जीन को एक ऐसे डीएनए के साथ जोड़ेंगे जिसमें ओराई स्थल पाया जाता है, और उस डीएनए को वाहक डीएनए या क्लोनिंग वाहक कहते हैं। फिर क्या होता है, क्लोनिंग वाहक जो है उसमें ओराई स्थल होता है, तो क्लोनिंग वाहक या वाहक डीएनए की प्रतिकृतिकरण के साथ ही इस टारगेट जीन की भी प्रतिकृतिकरण होगी और इसकी अनेक सारी कॉपीज प्राप्त होगी। तो क्लोनिंग वाहक किसे कहेंगे बेटा, क्लोनिंग वाहक का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें टारगेट जीन की प्रतियां बनाने के लिए इसको टारगेट जीन से जोड़ा जाता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, टारगेट जीन है, टारगेट जीन को टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में, टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने से पहले, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए बेटा क्लोनिंग वाहक से जोड़ा जाता है, के लिए इसको किससे जोड़ा जाता है, क्लोनिंग वाहक से जोड़ा जाता है। तो बेटा टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए इसको किससे जोड़ते हैं, क्लोनिंग वाहक से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, तो अभी बेटा बताया था कि ये जो टारगेट जीन है, टारगेट जीन या इसको क्या कहते हैं, बाह्य जीन या बाह्य डीएनए कहते हैं। तो इस टारगेट जीन जो है ये क्लोनिंग वाहक से जुड़कर, क्लोनिंग वेक्टर से जुड़कर क्या करती है बेटा, इसके साथ अनेक प्रतियां बना सकती हैं। क्लोनिंग वाहक की प्रतियों के साथ टारगेट जीन की भी अनेक प्रतियां प्राप्त हो सकती हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि टारगेट जीन अकेले की प्रतियां क्यों नहीं बन रही हैं, क्योंकि टारगेट जीन में ओराई स्थल नहीं होता है, जिसके कारण इसमें प्रतिकृतिकरण की क्रिया नहीं होगी और ये अपनी प्रतियां नहीं बना पाएगा। टारगेट जीन की अनेक प्रतियां या कॉपीज या क्लोनिंग करने के लिए उसको एक ऐसे वेक्टर या वाहक से जोड़ा जाता है जिसमें ओराई स्थल होता है और उसमें प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता होती है। तो क्लोनिंग वाहक के ये दो लक्षण याद रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लोनिंग वाहक जो है इसके क्या लक्षण होने चाहिए, क्लोनिंग वाहक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो क्लोनिंग वाहक के लक्षण क्या है बेटा, तो क्लोनिंग वाहक में पहला तो यही है कि क्लोनिंग वाहक में क्या होना चाहिए, ओराई स्थल होना चाहिए जहां से टारगेट जीन इस क्लोनिंग वाहक से जुड़ेगी। दूसरा बेटा ये जो क्लोनिंग वाहक है इसमें मार्कर चिन्हक उपस्थित होने चाहिए, सेलेक्टिव मार्कर उपस्थित होने चाहिए या चयनात्मक अपन कह सकते हैं चिन्हक इसमें उपस्थित होने चाहिए। तीसरा बेटा इसमें पहचान के स्थल उपस्थित होने चाहिए। तो तीन लक्षण है बेटा, पहला लक्षण है वाहक या क्लोनिंग वाहक के लक्षण, क्लोनिंग वाहक जो है के लक्षण, क्लोनिंग वाहक में क्या क्या बेटा उसके क्या क्या लक्षण उसमें होने चाहिए। तो तीन लक्षण बेटा, पहला बेटा क्या है, ओराई स्थल होना चाहिए। दूसरा बेटा चयनात्मक चिन्हक उपस्थित होने चाहिए। और तीसरा बेटा पहचान स्थल, रिकॉग्निशन जो साइट है
उपस्थित होने चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? ये बात कर रहे हैं अपन क्लोनिंग वाहक की। तो क्लोनिंग वाहक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए? क्लोनिंग वाहक में बेटा ओरई स्थल होने चाहिए। देखिए क्या होता है बेटा ओरई स्थल? ओरई स्थल क्या है? तो ओरई स्थल क्या होता है? प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल, इसको कहते हैं प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन का, प्रतिकृतिकरण का ये क्या बेटा उत्पत्ति स्थल है। यानी जो क्रिया अपन को करनी है प्रतिकृतिकरण, उसका उत्पत्ति स्थल ओरई स्थल कहलाता है। तो ये उसमें होना चाहिए तभी उसकी रेप्लिकेशन होगी। प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल जो है बेटा, अब देखिए इसके लिए इस प्रतिकृति का उत्पत्ति स्थल जो है, जिस जीवाणु की कॉपीज नंबर जो है, जितनी कॉपी नंबर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें ओरई स्थल होंगे। तो ओरई स्थल जो है बेटा, ओरई जो साइट है किसके समानुपाती होता है? कॉपी नंबर की। कॉपी नंबर क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी जो होता है, इसे प्लाज्मिड है बेटा, सॉरी ये जीवाणु है। तो जीवाणु जो है, जीवाणु का मुख्य डीएनए है, मुख्य डीएनए के अलावा जो डीएनए होता है उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। मुख्य गुणसूत्र के अलावा जो ये प्लाज्मिड है बेटा, ये क्या है? मुख्य गुणसूत्र के अलावा गुणसूत्र है, इन्हें कहेंगे प्लाज्मिड। तो इनमें कितने प्लाज्मिड है? 6। तो इसका कॉपी नंबर क्या हुआ बेटा? कॉपी नंबर हुआ 6। तो कॉपी नंबर जितने ज्यादा होंगे उसमें ओरई स्थल उतने ही ज्यादा होंगे। कॉपी नंबर जो है सीधा समानुपाती होता है बेटा ओरई स्थल के। तो ओरई स्थल समझ में आया? ठीक है बेटा, ये ओरई स्थल। फिर दूसरा जो लक्षण है बेटा, चयनात्मक चिन्हक उपस्थित होनी चाहिए। चयनात्मक चिन्ह क्या होता है बेटा? वाहक में ऐसे चिन्हक उपस्थित होने चाहिए जो क्या करते हैं? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो जीन होती है उनको पहचान कर सकें। उनको पृथक करने के लिए बेटा चयनात्मक मार्कर जीन होती है, जैसे एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, इसका चिन्ह होता है। टेट्रासाइक्लिन का चिन्ह होता है। अल्फा बीटा गैलेक्टोसिडेज का भी मार्कर जो चिन्हक हैं वो उपस्थित होने चाहिए। तो इसको अपन बेटा इसमें क्या है? देखिए चयनात्मक जीन। दूसरा क्या था लक्षण? चयनात्मक जीन। फिर चयनात्मक चिन्हक, चयनात्मक चिन्हक उपस्थित हो। चयनात्मक चिन्ह की जरूरत बेटा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की पहचान के लिए। प्रतिजैविक पढ़ा था अपने पहले, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का उपयोग करके ही पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था स्टैनले और बॉयर ने। स्टैनले और बॉयर ने पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसमें जैविक प्रतिरोधी जीन का ही यूज किया था। तो जैविक प्रतिरोधी जीन की पहचान के लिए, इनकी चिन्हक के लिए बेटा क्या जरूरी है? चयनात्मक मार्कर जीन उपस्थित हो उसमें। चयनात्मक मार्कर जीन क्या होता है बेटा? जैसे बेटा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन सी है? जैसे बेटा एम्पिसिलिन प्रति रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, अल्फा एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज, अल्फा एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज, इन जीन की बेटा मार्कर जो चिन्हक हैं वह वाहक में उपस्थित होने चाहिए। तो दो लक्षण अपने पढ़े हैं क्लोनिंग वाहक के। पहला लक्षण क्या था? पहला लक्षण की वाहक में बेटा क्या होना चाहिए? वाहक में ओरई स्थल उपस्थित होना चाहिए। ओरई साइट कॉपीज नंबर के समानुपाती होता है। कॉपी नंबर क्या होता है? जीवाणुभोजी और प्लाज्मिक डीएनए के लिए, जीवाणुभोजी डीएनए के लिए भी मुख्य डीएनए के अलावा जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला मुख्य डीएनए के अतिरिक्त प्लाज्मिड कितनी संख्या में, वो उसका क्या है? कॉपीज नंबर है। नेक्स्ट बेटा, हाँ नेक्स्ट और तीसरा जो लक्षण है बेटा, तीसरा लक्षण क्या?
पहचान स्थल की उपस्थिति, पहचान स्थल उपस्थित होने चाहिए, वाहक पर पहचान स्थल उपस्थित हो, रिकॉग्निशन साइट उपस्थित हो। ये क्या होता है बेटा, पहचान स्थल क्या होता है? तो वाहक पर ऐसे स्थल, क्लोनिंग वाहक पर ऐसे स्थल जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस वाहक को काटता है या वाहक पर क्रिया करता है, उन्हें कहेंगे पहचान स्थल। तो पहचान स्थल क्या है? वाहक पर वे स्थल जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है, वाहक को काटता है, ऐसे स्थल को कहेंगे बेटा पहचान के स्थल। ये पहचान के जो स्थल हैं वाहक पर एक या दो होने चाहिए, ज्यादा पहचान स्थल नहीं होने चाहिए, एक या दो ही पहचान स्थल होने चाहिए एक आदर्श क्लोनिंग वाहक में। तो आदर्श क्लोनिंग वाहक के अपने 3 लक्षण पड़े बेटा। पहला, ओरा स्थल होना चाहिए, चयनात्मक चिन्हक उपस्थित हो और पहचान के स्थल उपस्थित हो। ओरा स्थल में अपने पढ़ लिया है। फिर बेटा चयनात्मक चिन्हक उपस्थित हो और पहचान के स्थल उपस्थित हो। बेटा इसके बाद देखिए जो वाहक है, क्लोनिंग वाहक है बेटा, कृत्रिम रूप से बनाया गया क्लोनिंग वाहक कौन सा है? कृत्रिम रूप से बनाया गया क्लोनिंग वाहक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे पहला क्लोनिंग वाहक जो है वह है बेटा पीबीआर। पीबीआर क्या बेटा? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम क्लोनिंग वाहक, कृत्रिम रूप से सबसे पहले बनाया गया जो क्लोनिंग वाहक है बेटा वो है PBR 322। और सबसे सरल जो क्लोनिंग वाहक है बेटा, सबसे सरल प्रकार का क्लोनिंग वाहक है वो है प्लाज्मिड डीएनए। सबसे सरल प्रकार का क्लोनिंग वाहक कौन है? प्लाज्मिड डीएनए। तो ये दोनों याद रखना बेटा, प्लाज्मिड डीएनए सबसे सरल प्रकार का क्लोनिंग वाहक है और कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे पहला बेटा PBR 322 क्या है? क्लोनिंग वाहक है। PBR क्या होता है बेटा? PBR क्या है? P का मीन्स क्या बेटा? P मीन्स है प्लाज्मिड, B और R जो है बेटा ये वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इसको बनाया है। B का मीन्स होता है बोलीवर, बोलीवर, और R है बेटा रोड्रिगेज, रोड्रिगेज, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये दो वैज्ञानिक के नाम है। और P है बेटा, P मीन्स होता है प्लाज्मिड। तो PBR 322 जो है वो क्या है? सबसे PBR 322 कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है। ठीक है बेटा, तो क्लोनिंग वाहक पढ़ रहे हैं। क्लोनिंग वाहक में नेक्स्ट बेटा देखिए, क्लोनिंग वाहक जो है, क्लोनिंग वाहक का यूज किस आधार पर करते हैं? परपोषी कोशिका के आधार पर। यानी अपन जीन क्लोनिंग या पुनर्योजित डीएनए तकनीक में किस परपोषी का यूज करेंगे, उसी के आधार पर उससे संबंधित क्लोनिंग वाहक का यूज करते हैं। परपोषी के रूप में यदि अपन पादप कोशिका यूज कर रहे हैं तो कौन सा वाहक यूज करना है? परपोषी के रूप में अपन जीवाणु कोशिका यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा वाहक यूज करना है? और परपोषी के रूप में यदि अपन विषाणु कोशिका यूज कर रहे हैं तो जीवाणु भोजी यूज कर रहे हैं परपोषी के रूप में, तो बेटा वाहक के रूप में कौन सा वाहक यूज करना है? तो देखिए बेटा अपन पढ़ेंगे बेटा पादप, सॉरी, विषाणु, वायरस, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका हेतु, परपोषी कोशिका हेतु क्लोनिंग वाहक, यानी कौन सी परपोषिका में क्लोनिंग वाहक किस प्रकार का होगा। तो ये भी आपको बड़ा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया इसमें। परपोषी कोशिका 3 प्रकार की यूज कर सकते हैं। एक पादप कोशिका को परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर सकते हैं, जीवाणु कोशिका को यूज कर सकते हैं, और जंतु कोशिका। तीसरा बड़ा
जंतु कोशिका को भी परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर सकते हैं। ये परपोषी कोशिका अपन जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक आएगा बेटा, पढ़ेंगे परपोषी कोशिका क्या होती है। परपोषी कोशिका क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद यानी वेक्टर डीएनए और बाह्य डीएनए के मिलने से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक कोशिका में स्थानांतरित किया जाएगा। उस कोशिका को होस्ट कोशिका या परपोषी कोशिका कहते हैं। तो पादप कोशिका के रूप में यदि हम परपोषी कोशिका यूज कर रहे हैं तो क्लोनिंग वाहक कौन सा लेंगे, तो इसमें बेटा टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। क्लोनिंग वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग कब किया जाता है, जब परपोषी कोशिका के रूप में पादप कोशिका यूज करेंगे। टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है और टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करेंगे जब परपोषी कोशिका क्या यूज लेंगे अपन, पादप कोशिका। दूसरा बेटा जीवाणु कोशिका का यूज जब अपन परपोषी कोशिका के रूप में करते हैं, उस स्थिति में कौन से वाहक उपयोग करेंगे बेटा, अपन या तो प्लाज्मिड, जीवाणु प्लाज्मिड बेटा, या जीवाणु भोजी का प्लाज्मिड। जीवाणु कोशिका को परपोषी कोशिका के रूप में यूज करने पर क्लोनिंग वाहक जो है, क्लोनिंग वाहक के रूप में बेटा या तो हम प्लाज्मिड डीएनए यूज करेंगे या जीवाणु भोजी प्लाज्मिड डीएनए, या तो जीवाणु भोजी का डीएनए यूज करेंगे या बेटा जीवाणु भोजी डीएनए। जीवाणु भोजी क्या होता है, वायरस है, तो जीवाणु भोजी का डीएनए, जीवाणु भोजी डीएनए या बेटा प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग क्लोनिंग वाहक के रूप में करेंगे। लास्ट बेटा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका जब परपोषी कोशिका के रूप में यूज की जाती है तो उस स्थिति में वाहक के रूप में बेटा रिट्रोवायरस यूज किया जाता है। पश्च विषाणु, रिट्रो वायरस, रिट्रो वायरस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया क्वेश्चन है कि परपोषी कोशिका जीवाणु कोशिका यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा क्लोनिंग वाहक यूज किया गया है, प्लाज्मिड डीएनए और जीवाणु भोजी डीएनए में से। पादप कोशिका परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्लोनिंग वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। जंतु कोशिका यदि अपन परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर रहे हैं क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग में, तो उसके लिए क्लोनिंग वाहक कौन सा यूज किया जाएगा, पश्च विषाणु। अब बेटा इसके बाद टॉपिक आता अपन जो कृत्रिम प्रकार का प्लाज्मिड है। कृत्रिम प्रकार का जो वाहक है बेटा प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज 322, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया प्लाज्मिड। हाँ तो पीबीआर पढ़ेंगे बेटा, पीबीआर क्या है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है ये कृत्रिम रूप से कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है, कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है। इसकी संरचना भी पढ़ेंगे अपन। किस वैज्ञानिकों ने तैयार किया था, तो दो वैज्ञानिक बेटा बोलीवर एंड रोड्रिगेज, बोलीवर एंड रोड्रिगेज वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया था। ये क्या बेटा क्लोनिंग वाहक है, तो इसमें तीन चीजें जो है बेटा क्या क्या उपस्थित होनी चाहिए, ओराई स्थल उपस्थित होगा, अभी पढ़ेंगे अपन, ओराई स्थल होगा, मार्कर चिन्ह होंगे, सेलेक्टिव मार्कर चिन्ह होंगे, सेलेक्टिव मार्कर या चयनात्मक चिन्ह होंगे, और बेटा पहचान के स्थल या और पहचान के स्थल या रिकॉग्निशन साइट होगा। तो इसकी संरचना अपन बना के देखते बेटा किस प्रकार बेटा इस पीबीआर 322 की संरचना होती है। तो देखिए बेटा इधर देखिए,
ये बेटा यहाँ पर इसका स्थल होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के जुड़ने का। ये बेटा बी ए बाम थर्ड ये स्थल होता था सी एल ए सेकेंड, ये स्थल होता था इको आर फर्स्ट का। यहाँ बेटा मार्कर चिन्ह होते हैं, इधर पे मार्कर चिन्ह होता है, ये मार्कर चिन्ह बेटा टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का, यह होता है बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का मार्कर चिन्ह। ये बेटा स्थल होता है आरओपी। आरओपी क्या है बेटा? प्रोटीन। आरओपी क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ, आरओपी प्रोटीन को कोड करता है। आरओपी जिस तरह प्रोटीन को कोड करता है, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। तो आरओपी जो स्थल है बेटा ये क्या काम करता है? रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन को कोड करता है। ये बाम एच थर्ड है, क्ले सेकेंड, इको आर फर्स्ट। ये क्या रहा? यहाँ इको आर फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो यहाँ से काटेगा। बाम एच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करे तो वो कहाँ से काटेगा? इस वाहक को, इस पीबीआर को कहाँ से काटेगा बेटा? यहाँ से। ये इसके स्थल दे रखे हैं। और ये जो है चयनात्मक जो मार्कर हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये क्या है? चयनात्मक मार्कर है बेटा। और दो यहाँ पर और होती है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की स्थल, पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट। पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, क्ले सेकेंड, बाम एच थर्ड, टेट्रासाइक्लिन, पीबीआर, आरओपी। ये किसकी संरचना है? पीबीआर सेकेंड की। ठीक है बेटा। एक इंपॉर्टेंट इसमें और क्या रह गया? ओराई साइट। ये होता है बेटा यहाँ पर ओराई साइट। ओराई साइट क्या है? जहां पर प्रतिकृतिकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। ये बाम फर्स्ट होता है, बाम एच फर्स्ट। ठीक है। तो ये पीबीआर की संरचना ऐसे बेटा वाहक होता है। ये क्लोनिंग वाहक है जिसमें तीनों जो मैंने बताए थे बेटा, तीनों लक्षण है इसमें। कौन कौन से? ओराई साइट उपस्थित है, ओराई स्थल उपस्थित है। दूसरा बेटा चयनात्मक जो चिन्ह उपस्थित है। चयनात्मक चिन्ह कौन कौन से? एम्पिसिलिन आर, ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों क्या बेटा? ये चयनात्मक चिन्हक हैं, चयनात्मक चिन्हक है। फिर तीसरे बेटा क्या थी? पहचान की स्थल है। आरओपी जो है बेटा प्रोटीन को कोड करता है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है। तो पीबीआर की संरचना थी। तो आज अपने बेटा ये पढ़ा है क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक डीएनए लाइगेज पढ़ा, उसके बाद क्लोनिंग वाहक पढ़ा है। क्लोनिंग वाहक में क्या मुख्य लक्षण होने चाहिए? 3 लक्षण। ओराई साइट होना चाहिए, पहचान का स्थल होना चाहिए और चयनात्मक मार्कर उपस्थित होने चाहिए। और एक लास्ट और बेटा, इनके जो अभी मैंने पढ़ाया था बेटा परपोषी कोशिका हेतु क्लोनिंग जो वाहक है, कौन सी कोशिका में कौन सा वाहक यूज किया जाता है? यानी वाहक की किस प्रकार की परपोषी कोशिका के लिए वाहक की आवश्यकता होती है? तो वाहक का प्रकार जो बड़ा किस आधार पर डिफाइन होता है? वाहक का जो प्रकार है, यानी किस वाहक का चयन किया जाता है? वाहक का जो चयन है किस आधार पर किया जाता है? तो बेटा एक तो आधार हो गया परपोषी के आधार पर। किसके आधार पर? परपोषी कोशिका के आधार पर। वो मैंने अभी पहले बता दिया है। तो परपोषी कोशिका के आधार पर वाहक का चयन किया जाता है, एक तो परपोषी कोशिका के आधार पर। और दूसरा जो है बेटा, दूसरा इसका चयन करने का जो आधार है, वांछित जो जीन है या बाह्य जो डीएनए खंड है उसके आकार पर। वांछित जीन या डीएनए खंड के आकार के आधार पर, इन दोनों के आधार पर बेटा किसका चयन किया जाता है? क्लोनिंग वाहक का चयन किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्लोनिंग वाहक का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो परपोषी कोशिका के आधार पर और दूसरा वांछित जीन के आकार के आधार पर। तो परपोषी कोशिका के आकार पर बेटा कैसे? परपोषी कोशिका के आकार पर कैसे, ये मैंने बताया था। यदि परपोषी कोशिका के रूप में पादप कोशिका यूज कर रहे हैं तो कौन सा वाहक यूज करना है? ये वाहक है बेटा। कौन सा वाहक यूज करना है?
टी प्लाज्मिड। जंतु कोशिका को अगर परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर रहे हैं तो वह कौन सा यूज करना है, पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस। दूसरा, फिर जीवाणु कोशिका को परपोषी कोशिका के रूप में यूज करें तो वाहक बेटा जीवाणु भोजी डीएनए यूज करना है। तो ये बेटा आपने पढ़ लिया पूरा वाहक, ठीक है। इसके बाद बेटा टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।